हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा मतलब कि नॉलेज ले लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। क्या शुरू करने जा रहे हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स। अच्छा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि मोशन हो रही है। अच्छा, तो मोशन में क्या क्या हो रहा है? वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो सब है, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन वो सब क्यों है, रोटेट क्यों हुआ, तो वो हमने नहीं पढ़ा। तो उसके पीछे का रीजन पढ़ना, इसका मतलब कौन सी ब्रांच में आना? रोटेशनल डायनेमिक्स मींस स्टडिंग द रीजन बिहाइंड रोटेशन। स्टडिंग द रीजन बिहाइंड रोटेशन। ओके, मीन्स व्हाट? व्हाई बॉडी गेट्स रोटेट। बॉडी रोटेट क्यों हुई, ठीक है। अगर हमें यह पता चल गया कि बॉडी रोटेट क्यों हुई, तो हमें ये अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि अगर बॉडी को रोटेट करवाना है तो क्या करवाना होगा, और अगर बॉडी को रोटेट नहीं करवाना है तो क्या करना होगा, या बॉडी को इतना रोटेट करवाना है तो क्या करना होगा। बच्चों, एक अभी एक वर्ल्ड में एक नया टॉपिक है, रिवर्स इंजीनियरिंग। कौन सा टॉपिक है मैं बोल रहा था? रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में? रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना इसमें बहुत मतलब कि आगे है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको पता है थोड़ा सा भी, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। सोचो कि आपको मतलब आप छोटे थे तब खिलौने के लिए आपको एक कार मिली, ठीक है, खिलौने जैसी कार। आपको पता नहीं है उसमें क्या है कुछ, ठीक है। फिर आपने उस कार को पूरा मतलब कि उसके सारे नट बोल्ट खोल दिए, सब पुर्जे अलग कर दिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर आपने उस पुर्जे सारे पुर्जे को अपने मतलब कि कार में फिट कर दिया अच्छे तरीके से। देखो, आप बोलोगे सर जब फिट ही करना था तो मतलब कि हमने सेपरेट ही क्यों किया? देखो, ये करने से आप में ये नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा पुर्जा किस काम का है और वो क्या फंक्शन करता है, और उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं। सो व्हाट चाइना इज डूइंग, ये कोई भी चीज दूसरी जगह से खरीदते हैं, उनको सारा जो है ऑब्जेक्ट, वो एरोप्लेन में भी ऐसा करते हैं बच्चों। वो खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां से उसको सारा रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते। पहले उसको तोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, एंड देन आफ्टर दे नो, हाँ चलो इसके जगह पर ये हम बिठा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें पता चल जाए कि किस तरह ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है, किस तरह अच्छी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, तो हम उस रोटेशन पे अपना कंट्रोल ला सकते हैं। तो बच्चों, आइए उस रोटेशन पे अपना कंट्रोल लाए। और उस कंट्रोल के लिए सबसे पहली क्वांटिटी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, वो है टॉर्क। क्या है? टॉर्क। बहुत सारे बच्चे इससे डरते भी हैं। टॉर्क, इसका सिंबल है ये टाउ। क्या है? टाउ। मैं टाउ बोलता हूँ, कोई टॉ बोलता है, ठीक है। ये टॉर्क का सिंबल है। टॉर्क क्या है? टॉर्क, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया। क्या है ये? इट इज अ प्रोडक्ट। सबसे पहले टॉर्क क्या है? एक प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। दूसरी लैंग्वेज में समझाओ। ओके, इट इज द मेन रीजन बिहाइंड, इट इज मतलब टॉर्क, इट इज द मेन रीजन बिहाइंड प्रोड्यूसिंग
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग बॉडी। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, देखो हमने F इज इक्वल्स टू एम ए पढ़ा था, ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पर मैंने बोला था कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन अगर लाना है तो हमें उस बॉडी पे क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। एक्सेलरेशन लाना है इसका मतलब कि वेलोसिटी को हमें वेरिएबल करना है, आइदर वी हैव टू इंक्रीज वेलोसिटी या वी हैव टू डिक्रीज द वेलोसिटी। ओके, ठीक उसी तरह इफ यू वांट टू चेंज एंगुलर वेलोसिटी, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, then what you have to apply on that body is the torque. Okay, और who is responsible for changing the angular velocity? The torque. ठीक है, अगर angular velocity change नहीं हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो बच्चों अच्छी तरीके से जान लो उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है, जीरो टॉर्क लग रहा है। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ उस पे टॉर्क लग रहा है। अच्छा चलो एक बात मुझे बोलो कि क्या अर्थ पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है? हाँ चलो करती है। क्या वो रोटेट करने में अपना टाइम मतलब कि वो है वो चेंज करती रहती है? नहीं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं क्या, दैट नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अर्थ, नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अर्थ। अच्छा देखो सबसे पहले तो एक बात है कि बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उस पर टॉर्क लग रहा होता है। ठीक है, ये बच्चों ऐसा है, जरूरी नहीं कि हर रोटेट होते हुए ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगता ही है। मैंने देखो यहाँ बहुत बड़ा एग्जांपल लिखा, दैट अर्थ डू नॉट एक्सपीरियंस द टॉर्क, अर्थ के ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो रोटेशन कर रही है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है। ठीक है बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन इनटू मास। उसी तरह टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा होता है, ये हम डिराइव करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए अगर अल्फा जीरो है तो इसका मतलब टॉर्क तो जीरो होना ही पड़ेगा ना उसको, अगर मैथमेटिकली देखें तो। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बोलता हूं कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द फैन, मैं बार बार फैन के ऊपर बहुत आ जाता हूं तो क्यों? क्योंकि वो रोटेशनल मोशन करता है इसलिए बच्चों। तो आप जब फैन ऑन करते हो, व्हेन वी स्विच ऑन द फैन, ओके, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ तो उस टाइम पर हम क्या बोल सकते हैं, टॉर्क इज एक्टिंग, टॉर्क इज एक्टिंग। ठीक है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के बाद क्या होगा, क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती 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 बहुत बढ़ती चली जाएगी? नहीं, एक टाइम पर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी बच्चों, वो घूमने की स्पीड, रोटेशनल स्पीड। तो उसके बाद क्या होगा, देन वी कैन से यस दैट इट्स टॉर्क इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अच्छी तरीके से समझना। अच्छा हम जब स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं ऑन या तो ऑफ, स्विच ऑफ करते हैं तब क्या, तो क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया? हाँ भैया चेंज आया। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अल्फा है। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, टॉर्क है। उसके पास नहीं, मतलब कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखो बच्चों कि जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसके ऊपर टॉर्क लग रहा ही है। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी, it is not compulsory that torque is acting on rotating body. Torque is acting on all rotating body, all rotating body. ठीक है, तो मतलब कि आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट कोई खड़ा है, ठीक है,
तो उसको खड़े रहने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसको चलाने के लिए भी कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। हमें खड़ा रहा है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज स्टेडी, टू चेंज इट्स स्टेट वी रिक्वायर द फोर्स। समझ रहा है? मीन्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी वी रिक्वायर द फोर्स। इन द सेम सेंस यू कैन अप्लाई हियर, टू चेंज द एंगुलर वेलोसिटी यू रिक्वायर सम फोर्स। और यहाँ पर हम उसको फोर्स नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर उसको एंगुलर फोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, और उस एंगुलर फोर्स ही क्या है? टॉर्क है। क्या है बच्चों? टॉर्क। चलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसका कैलकुलेशन धीरे 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 शुरू करते हैं। ओके चलिए देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप है जो हम पहले से लेते आ रहे हैं, और यहाँ पर वो क्या है? फिक्स्ड है। ये है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूँ, कैसे? ऐसे ऐसे मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलिए कि मुझे फोर्स लगाना चाहिए। हाँ लगा रहा हूँ। देखो मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, एफ, ठीक है। एक फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ, एफ, ठीक है। एक फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ, एफ, और एक फोर्स में यहाँ लगा रहा हूँ, एफ। चलो एक काम करता हूँ, इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2, इसको F3, इसको F4, ठीक है। F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F4 इक्वल टू F, ठीक है। 5 न्यूटन ले लो। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट which force will easily rotate, which force will easily rotate given plate। बच्चों क्या आपने अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाया? आप बोलोगे F1, नहीं तो F1 नहीं आएगा, F1 will not able to rotate, F4 भी नहीं रोटेट करेगा। तो कंपटीशन में कौन है? F2 एंड F3। तो F2 और F3 में से कौन इजीली रोटेट करेगा? तो डायरेक्टली आप बोलोगे F3, ठीक है। अगर आपने F2 बोला तो आपने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यूज नहीं किया। बच्चों F3 यूज करेगा अपना मैक्सिमम अमाउंट इसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों फिर से मैं वही डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखना अच्छी तरीके से, आप समझ जाओगे। ये है वही पॉइंट, और ये हुआ F3, ठीक है। F3 को मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और इसका हम नाम देंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों ध्यान से देखना, एक ही मतलब कि टाइम में ये पूरा वीडियो देखना, तभी अच्छी तरीके से टॉक समझ में आएगा, ठीक है। अब तक तो मैंने बहुत ढीला ढीला देखा, ढीला ढीला एक्सप्लेन किया है, अब बहुत अच्छा फिजिक्स एक्सप्लेन होने वाला है। ये F3 ऐसा लग रहा है ना, तो इसका मतलब एक लाइन अगर आप ऐसी इमेजिन करते हो तो उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोला जाता है। अगर आप F ऐसा ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन आप इमेजिन कर सकते हो, उसको भी आप क्या बोल सकते हो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर ये जो है फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से आप लाइन किस तरह ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन पे? तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखना अच्छी तरीके से, देखो आप बोलोगे हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक, हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है। मीन्स यू कैन से यू हैव अ इनफाइनाइट ऑप्शंस, ओके। लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पसंद करना है। कौन सा ऑप्शन? तो जो लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही हो वो ऑप्शन आपको पसंद करना है, ठीक है। कितना एंगल? 90 डिग्री।
समझ में आया अच्छी तरीके से। पहले तो एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना दो, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ। हर बार ड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार अच्छी तरीके से ड्रॉ करना आया तो बाद में आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। दूसरा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। देखो जिसके अराउंड हमें टॉर्क फाइंड करना है, ये फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ओके, टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, which should be which should be which should be perpendicular to it। इट मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैंने बोला ना आपके पास 1 2 3 4 ऐसे हजार ऑप्शन है बच्चों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके एग्जैक्टली कैसे हो, परपेंडिकुलर। ओके, उस लाइन की लेंथ, ये जो लेंथ आई उसको हम बोलेंगे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और चौथा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। कितना फोर्स लगाया बच्चों हमने, F3, तो टाउ इज इक्वल्स टू F3 इंटू, सोचो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R जितना है, तो F3 इंटू R। समझ में आया। सबसे पहला कैलकुलेशन मेरा टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना था, R, ठीक है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। देखो पहले अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे ना तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर से वही स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, यहां से क्या है, फिक्स्ड है, और फोर्स कुछ इस तरह लगा रहा, ओके, यहां लग रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ड्रॉ यहां आगे ड्रॉ कर लिया, तो उसको इरेज करके यहां लगा रहा, ठीक है। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। हाँ, अभी हमें टॉर्क कैसे फाइंड करना है बच्चों, तो हमें क्या करना है, पहला ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, चलिए आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ की। फिर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ए, फिक्स्ड पॉइंट। फिर फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास हजार ऑप्शन है, मैंने बोला था। देखो इसमें से हमें सिर्फ, देखो यही ऑप्शन चूज करना है जो लाइन ऑफ एक्शन को कैसा हो, परपेंडिकुलर। आपको लाइन कहां से ड्रॉ करनी शुरू करनी है, तो ये कंफ्यूजन है, तो पहले ही मैंने बोल दिया आपको फिक्स पॉइंट से ड्रॉ करना है। आप बोलोगे सर फिक्स पॉइंट से फिर कहां जाए, फिर तो 360 डिग्री कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इस लाइन पे जाना है, तो इस लाइन पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे मतलब देखो कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर इसमें से कहां जाना है, तो ऐसे जाओ कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आप जा पाओ, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r हो गया तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा, F इंटू आर। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो यहां से मैं एक चीज बोल दूं आपको कि ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका होगा न्यूटन मीटर। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बच्चों, तो ये एनर्जी जैसा होगा, m1L2T-2। और अगर हम बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी, वेक्टर, ओके,
वेक्टर क्वांटिटी। कौन वेक्टर क्वांटिटी है? टॉर्क। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी आई तो अब हमें वेक्टर तो डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें? ठीक है, लेकिन उससे पहले चलिए हमारा डिस्कशन जो हमने कर रहे थे वही डिस्कशन को मैं आगे करना चाहता हूँ। फिर से यही स्ट्रिप लीजिए। ओके, चलो फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे। तो टॉर्क कैसे जनरेट होगा? तो मैंने क्या बोला कि आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। ओ, ये तो क्या हो गया, यही फिक्स पॉइंट है। यही क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो किससे पास हो गई? फिक्स्ड पॉइंट से। तो डिस्टेंस तो 0 हो गया। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो। इफ line of action of force, if line of action of force is passing through, if line of action of force is passing through, कहां से? फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट, then it will not able to generate torque. It will not able to generate टॉर्क। वो टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखिए। देखो, एग्जांपल के साथ आप जितना समझते रहोगे ना उतना ही आपको अच्छा फील होगा। ओके, चलिए एक स्ट्रिप मैंने ऐसी कंसीडर की। बच्चों, कैसी स्ट्रिप कंसीडर की? ऐसी। ठीक है, जिसका फिक्स्ड पॉइंट कहां पर है? यहां पर। ठीक, ओके। अब ये जो है लेंथ, ये है 5 मीटर। कितनी है लेंथ? 5 मीटर। और ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, ये कितना है? 37 डिग्री। कितना है बच्चों? 37 डिग्री। अभी मैंने फोर्स यहाँ पर ऐसे लगाया, इस पॉइंट पर ऐसे। ओके, 3 न्यूटन जितना फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया बच्चों मैंने? 3 न्यूटन जितना। ओके, चलो फाइंड टॉर्क। क्या करना है बच्चों आपको? फाइंड टॉर्क। ओके, तो बच्चों जैसा कि हम कर रहे हैं, हर बार हम करते हैं ऐसा ही करेंगे। क्या? कि फोर्स की एक लाइन ऑफ एक्शन को इमेजिन करो। चलो एक लाइन ऑफ एक्शन को इमेजिन किया। ठीक है, अब फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? ये है। तो फिक्स्ड पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। तो ये लाइन आएगी। ठीक है, मैं फिर से अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर ये मैंने क्या लगाया है? फोर्स। ठीक है, ये एंगल क्या है? 37। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, ओके बच्चों, और फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। देखो, कोई अगर बोलेगा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 तो 15 न्यूटन मीटर आएगा। तो क्या ये सही बात है? नहीं बच्चों, ये गलत बात है। हमें क्या करना होगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या करना है बच्चों? टॉर्क इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? जो मैंने बोला था ना, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस लेंथ को कैसे मेजर करें? ये 37 है बच्चों, तो ये भी क्या होगी? 37 ही होगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 sin 37। चलो इतना तो शायद आपको पता चल ही गया होगा। अब sin 37 तो वो 3 4 5 वाला ट्राइंगल याद कीजिए। ये 3, ये 4, ये 5, ये 37 रहा। तो sin 37 मतलब कि अपोजिट अपॉन हाइपो।
मतलब कि 3/5. So 5 cancel, and what answer we get as a 3 मीटर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिला 3 मीटर. तो फोर्स कितना था? फोर्स तो पूरा ही लिख देना है. कितना? 3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला? 3. सो व्हाट इज द टॉर्क? 3 3 जा 9 न्यूटन मीटर. समझ में आया? अच्छा बोलो, अगर ये फोर्स इधर होता तो 3 न्यूटन अगर इधर लगता तो बोलते सर वो तो रेफरेंस पॉइंट में से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? टॉर्क आएगा 0 न्यूटन मीटर. कितना आएगा? 0 न्यूटन मीटर. ठीक है. देखो एक ऐसा है, एक रेक्टेंगल है. क्या है ये बच्चों? रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ क्या है? L, और जिसकी ब्रेड्थ क्या है? B. ओके. इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में. ये है फोर्स F और ये है रेफरेंस पॉइंट O. ओके. फाइंड टाउ with respect to O. फाइंड टाउ with respect to O. with respect to O फाइंड करना है तो पहले तो हमें क्या करना होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी होगी बच्चों. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करें? चलो ये फोर्स लग रहा है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ कर दी. मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करना है बोला है. फिर फिक्स पॉइंट से उसकी और एक लाइन ड्रॉ करो. ओके. उसकी लेंथ जो जितनी होगी वही हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. therefore टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ये कितना होगा? तो हर बार जो भी डायग्राम दी हो उस तरीके से आपको समझना होगा. फोर्स इंटू बी. तो ये हो गया एफ बी. ठीक है. आइए अब थोड़ा सा सीखते हैं टर्निंग इफेक्ट. क्या सीखते हैं बच्चों? टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टॉर्क विल ट्राई टू rotate object. Torque will try to rotate object either clockwise, or एंटी क्लॉकवाइज. टॉर्क क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की ट्राई करेगा. या तो क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगा. ठीक है. हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ अगर टॉर्क की वजह से, तो इसका मतलब उसको हम पॉजिटिव टॉर्क कंसीडर करेंगे. क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? पॉजिटिव टॉर्क. और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, कैसा रोटेशन हुआ? क्लॉकवाइज, तो उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव टॉर्क. कैसे? देखिए मैं यहां पर फिर से ये स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है. ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट. ओके. और R1 डिस्टेंस है ये, जहां पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है F1, और यहां से एक फोर्स ऐसे लग रहा है F2, जो कितनी दूरी पे लग रहा है? R2. ठीक है. तो ये फोर्स एक्जेक्टली परपेंडिकुलर है, इसलिए R1 और R2 डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगे. तो एक बात मुझे बोलो, F1 और F2 दोनों टॉर्क जनरेट करेंगे कि नहीं? सबसे पहले तो हाँ. कैसे पता चलेगा बच्चों? उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करनी है दोनों की. क्या वो O में से पास हुई? O में से मतलब कि फिक्स पॉइंट में से पास हुई? नहीं. अगर नहीं हुई तो इसका मतलब टॉर्क जनरेट करेंगे पक्का. एक बात मुझे बोलो, ये F1 है यहाँ पर फिक्स है, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो ये किधर किधर रोटेट करने की ट्राई करेगा बच्चों? ऐसे. ठीक है. और ये F2 है, वो कैसे रोटेट करने की ट्राई करेगा? ऐसे. तो ये रोटेट कैसा हुआ? क्लॉकवाइज. और ये रोटेट कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब है कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू, पहला जो टॉर्क लग रहा है वो नेगेटिव आएगा, उसको हम लिखेंगे F1 इंटू R1.
और जो दूसरा टॉर्क है वो पॉजिटिव आएगा, वो आएगा F2 इंटू R2। नेगेटिव क्यों लिखा? बिकॉज इट ट्राई टू रोटेट ऑब्जेक्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज द नेगेटिव एंड हियर वी आर राइटिंग इट एज द पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट। बच्चों अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो सब अपना अपना टॉर्क लगाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी तरीके से याद रखो दैट व्हेन नेट, सॉरी नेट नहीं, डायरेक्टली नेट कहां से आया, व्हेन मोर देन one forces are acting on body, are acting on body, then net torque will be, net torque will be vector summation, vector summation of all torques। जब आप वेक्टर समेशन करने जाओगे ना बच्चों, तब डायरेक्टली मतलब कि ऐसा ही हो जाएगा कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ना बच्चों, इसको ही हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो हमने वेक्टर का लिखा, तो आइए वेक्टर को पढ़ते हैं पहले अच्छी तरीके से। कैसे? तो देखो, ये हम कंसिडर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर है ओरिजिन। ओरिजिन को ही हम क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अब यहां से कहीं आर दूरी पर, कहीं आर दूरी पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो तो आपको क्या करना है? अगर आपको कोई पूछे कि भैया टॉर्क फाइंड करके दिखाओ, क्या फाइंड करके दिखाओ? टॉर्क। टॉर्क कितना आएगा? ठीक है, देखना बच्चों, पहले देख लो अच्छी तरीके से आप। ठीक है, फिर लिखना, पहले देख लो। तो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना होगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, ओके। फिर आपको ओ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो ये लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर आएगी बच्चों। ठीक है, ये जो लाइन आई इसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? टॉर्क इज इक्वल्स टू है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स का। कहां से? रेफरेंस पॉइंट से। अब ये मेजर कैसे किया जाए बच्चों? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो आर है ना, उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। और ये जो दिखेगा आपको बच्चों, अच्छी तरीके से देखना, ये ये होगा आर बार का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? आर बार का। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हो गया थीटा। चलो, मैंने कैसे थीटा ड्रॉ किया समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अब देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में वी कैन से टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार। क्या बोल सकते हैं? आर बार। बच्चों प्लीज मत भूलना, पहले आर आएगा बाद में एफ आएगा, प्लीज। ठीक है, बच्चे बार बार एफ बार क्रॉस आर बार कर देते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूं, ध्यान रखो, आर बार क्रॉस एफ बार होता है। क्या होता है? आर बार क्रॉस एफ बार। चलिए, अभी हम अपने कंक्लूजन पे वापस आ जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ टॉर्क अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा? ये आर एफ साइन थीटा। आपने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा बोलूं? एफ इंटू आर साइन थीटा। ओके,
क्या ऐसा बोल सकते हैं? आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ऐसा बोल सकते हैं? कैसे? ये आर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री है। अच्छी तरीके से देखो ये 90 डिग्री होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ से परपेंडिकुलर लिखना है ना, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा लो यहाँ, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा आएगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। और मैंने बहुत पहले भी बोला था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम एक और नाम रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर आर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर आर्म। ठीक है। और जिसके साथ भी लीवर आर्म मल्टीप्लाई हुआ उसको हम ये बोल देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों हम? मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब कि टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन टॉर्क की कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाइंड फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, या तो राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो, पाम रूल भी, स्क्रू रूल। ठीक है। आपको बच्चों आर से एफ की ओर जाना है। कहां से? आर से एफ की ओर। आपको क्या करना है मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लोज fingers of right hand from R bar to F bar। कहां से? R bar to F bar। then thumb of right hand will show डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। किसकी डायरेक्शन शो करेगा बच्चों? टॉर्क। ठीक है। बच्चों आपने शायद पढ़ा हो कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार होता है। तो ये सी बार ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर बार एज वेल एज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ बार। इन दोनों को टॉर्क क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर होगा। कभी कभी देखो ऐसा दिया जाता है कि आर बार इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और एफ बार डायरेक्टली कुछ डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं, एफ बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जेड कैप प्लस जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो टॉर्क कैसे फाइंड करें बच्चों? तो देखो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता है, टाउ बार इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर बार क्रॉस एफ बार होता है। तो यहां पर पहले आप लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है। फिर पहले आर है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप? आर एक्स आर वाई और आर जेड। और यहाँ पर क्या लिखोगे? एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। ठीक है। तो ये अगर आप करोगे, और फिर इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है देखो मैं पूरा लिख के समझाता हूँ आपको। आई कैप लिखना है तो इस रो को इग्नोर करो और इस कॉलम को इग्नोर करो। आपको आर वाई और एफ जेड का पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, ये डायरेक्शन में पहले जाना है। आर वाई और एफ जेड का माइनस करके इन दोनों का आर जेड एफ वाई। पहले आई कैप माइनस किया तो यहां पर माइनस जे कैप करो। जब माइनस जे कैप करते हो तो इसको और इसको इग्नोर करो, मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो आर एक्स का किसके साथ? एफ जेड के साथ। आर एक्स एफ जेड माइनस अभी एफ एक्स का आर जेड के साथ, या आर जेड एफ एक्स। ठीक है। फिर से प्लस के कैप। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करो, तो आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ एक्स। समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरीके से आपको
तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क। बच्चों ये जो है पहली जो टर्म मिली ना, वो हो गया टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन माइनस सॉरी माइनस टॉर्क इन वाई डायरेक्शन प्लस टॉर्क इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये पूछे बच्चों that what is the tau bar dot f bar, so what should be your answer? 0. Why? Because torque and force both are perpendicular to each other. ठीक है, देखो हमेशा याद रखना बच्चों, कौन सा फोर्स टॉर्क जनरेट करता है, जो देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है ये फोर्स अगर है तो यहाँ पर सोचो कि एंगल कितना रहा है, बिना बना रहा है थीटा। तो इस एफ के हम कितने कंपोनेंट निकाल सकते हैं, दो। ये हो गया एफ कोस थीटा और ये हो गया बच्चों एफ साइन थीटा। तो क्या ये एफ कोस थीटा रोटेट कर पाएगा इसको, या इसके एक्सिस में से पास हो रहा है ना, तो एफ कोस थीटा क्या करेगा, नॉट एबल टू जनरेट टॉर्क, नॉट एबल टू जनरेट टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट में से पास हो रहा है। अब ये एफ साइन थीटा को देखो, क्या वो पास हो रहा है? नहीं, रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ पर है, उसकी लाइन तो यहाँ पर है। और ये सोचो कि अगर डिस्टेंस ये आर है तो टाउ इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? सो इट इज द टॉर्क। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, उतना टॉर्क ज्यादा। ठीक है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा। इसीलिए तो डोर्स जो होते हैं, डोर्स देखो यहाँ से अगर डोर फिक्स है, ठीक है, तो उसका हैंडल यहाँ पे लगाया जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसको खोलने में इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। अगर यहाँ पर हैंडल होता तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब रीजन है किसके पीछे के, टॉर्क का, मतलब कि इस किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के पीछे के। एक देखो अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ, और ये है सन। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो अर्थ को घुमा रहा है और उसका रेफरेंस पॉइंट सन है। ठीक है, तो ये फोर्स सन में से तो पास हो रहा है, इसका मतलब इसके टॉर्क कितना है, 0। समझ में आया कि नहीं? ये भी रीजन हम बोल सकते हैं कि अर्थ है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है। तो बच्चों मैंने टॉर्क के बारे में अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, थोड़ा सा डिस्कशन किया। इसके एग्जांपल्स अभी सॉल्व करने बाकी है, that we will going to solve in the next video. Okay, thank you and namaskar.